हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे विलग्रेट रिएक्शन। विलग्रेट रिएक्शन जो थी सबसे पहले 1887 में कोनार्ड विलग्रेट ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन जो हमारे एराइल एल्काइल कीटोन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एमाइड्स में और अमोनियम सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब कि इस अमाइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होता है उसके अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं। किसकी प्रेजेंस में? अमोनियम पॉलीसल्फाइड की प्रेजेंस में। अब ये जो अमोनियम पॉलीसल्फाइड होता है ये हम इन सीटू जनरेट करते हैं। कैसे? सल्फर को डिसॉल्व कर देते हैं अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन में, ठीक है। उससे हमारे पास अमोनियम पॉलीसल्फाइड बन जाता है जो क्या करता है फिर एराइल एल्काइल कीटोन को कन्वर्ट करता है एमाइड या फिर अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है? जो हम यहाँ पे एराइल एल्काइल कीटोन ले रहे हैं वो हमारा स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस रिएक्शन को देखूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एसीटोफिनोन, तो ये हो गया हमारा एराइल ग्रुप, ये हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया एराइल एल्काइल कीटोन, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया है अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ, ठीक है। साथ में बाद में हम उसमें वाटर डालेंगे और जो टेम्परेचर रहेगा इस रिएक्शन का वो रहता है 200 से लेके 220 डिग्री सेल्सियस। और इस रिएक्शन में जो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं मेनली वो होता है फिनाइल एस्टामाइड, ये ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमें इस तरह से लग रहा है कि जो ये CH3 ग्रुप है वो यहाँ पे एज ए CH2 आ गया और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो लास्ट में चला गया और एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें डेफिनेशन में लिखा है कि जो एमाइड बनता है उसके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जितने की कीटोन में, हमारे स्टार्टिंग कीटोन में। तो यहाँ देखिए कीटोन में कितने हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। तो जब ये कन्वर्ट होता है एमाइड में तब भी वहाँ पे 3 ही कार्बन एटम है। क्लियर है? तो ये हमारे पास फिनाइल एस्टामाइड बनता है। दूसरा क्या बनता है हमारे पास, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा उसका अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये देखिए एसिड है, यहाँ पे अमोनियम जो है वो एज ए काउंटर आयन लगा है। बट इनकी जो परसेंटेज होती है इस रिएक्शन में वो यील्ड परसेंटेज वो इसकी है 50% एस्टामाइड की और जो हमारा अमोनियम सॉल्ट है उसकी है हमारी 13%। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एमाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है उसकी जो यील्ड है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो हमें अब ये देखना है कि हम इस यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रिएक्शन की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हम डिफरेंट वेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या है, देखिए अगर हम उसमें 40% डायोक्सिन या फिर pyridine जो है वो एज ए सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस कर दें रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो डायोक्सिन और pyridine है ना ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करें। तो इसका मतलब कि जो हमारा अमोनियम पॉलीसल्फाइड है और जो कीटोन है ये उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं अपने आप में, उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमने रिएक्शन में यहाँ पे देखिए 200 से 220 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है वो भी डिक्रीज हो जाता है 160 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम डायोक्सिन या pyridine उसमें डाल देते हैं। तो ये अच्छा है कि हम रिएक्शन की यील्ड को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो देखो अब जो एमाइड ग्रुप है यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि एमाइड ग्रुप जो है वो लास्ट में ही लगेगा। देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बीच में है ना, कार्बन के बीच में है, लेकिन जो एमाइड ग्रुप जब भी बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे जाएगा। चाहे आपकी यहाँ पे साइज जो है वो अल्काइल ग्रुप का जो मर्जी हो, ये लॉन्ग चेन भी होगी तब भी आपका एमाइड जो है लास्ट में लगेगा। तो ये ऐसा लगता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट होके चला गया है आपके टर्मिनल पोजीशन पे, है ना। देखिए यहाँ पे भी हमने बोला है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है लास्ट में, जो बिल्कुल जो कार्बन एटम्स थे वो बीच में आ गए हैं, ओके। तो अब साइज़ यहाँ पे जितना मर्जी हो उसके हिसाब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एमाइड बनने के लिए, ठीक है। पर एमाइड जाएगा लास्ट में। जनरली जो यहाँ पे N होता है वो 0 से लेके 5 तक होता है, ये 5 कार्बन तक यहाँ पे ये चलता है। क्लियर है? अच्छा, बोलते जैसे जैसे ना हम इसकी कार्बन चेन लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है यील्ड जो थी वो डिक्रीज होती चलती है। तो अगर हमें अच्छी यील्ड चाहिए तो हमें चेन लेंथ को जो है वो मिनिमाइज रखना है,
क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कैसे और हम यील्ड को एनहांस कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो रिएजेंट हमने पहले अमोनियम पॉलीसल्फाइड लिया था, उसकी जगह पे हम अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर सल्फर लेंगे जो कि S8 होती है, और उसके साथ हम लेंगे pyridine और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो अब रिएजेंट यहाँ पे लिखे हैं, ये जो रिएजेंट कहलाएंगे, इसको हम मॉडिफाइड रिएजेंट बोलेंगे विलग्रेट रिएक्शन का। इससे क्या होता है, हमारी जो यील्ड है एस्टामाइड फॉर्मेशन की या फिर अमाइड फॉर्मेशन की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो ये है, देखो एसिटोफिनोन, जो पहले वाला एग्जांपल था वही लिया है हमने, बस यहाँ पे C6H5 की जगह पे क्या लिख दिया, AR लिखा है। ओके, तो जब हमने ये मॉडिफाइड रिएजेंट लिया, कंडीशंस भी उसकी हमने देखो pyridine डाल दिए तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो फिनाइल एस्टामाइड बना और अमोनियम सॉल्ट बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो पहले थी हमारी यील्ड 50%, लेकिन अब वो कितनी हो गई, 81.6%। ठीक है, तो यील्ड जो है एनहांस हो गई है। और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनियम सॉल्ट था, वो पीछे था 13%, अब ये रह गया ओनली 4.2%। क्लियर है। तो ये इसके कुछ एक फीचर्स थे, कैसे हम किसी जो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उसकी यील्ड को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म की। तो एज सच जो हमारा विलग्रेट रिएक्शन है, उसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल भी क्लियरली नोन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ एक तरीके हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ थी, क्या फैक्ट्स थे, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अदरवाइज इसका कोई भी ऐसा एज सच प्रॉपर मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है या फिर फैक्ट है वो ये है कि वो बोलता है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला ग्रुप यहाँ पे लिया है, तो ये बोलता है जो ये एल्काइल ग्रुप है ये यहाँ से कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है, पूरा का पूरा। ये यहाँ से इसको पूरा बोल देते हैं, है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यहाँ से कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है। तो जब कम्प्लीटली डिटैच हो जाएगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अर्थ द्वारा से अटैच होने की। तो ये कैसे अटैच हो सकता है, अब ये अलग हो गया ना बिल्कुल, तो अब ये अटैच इस साइड से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है अटैच, है ना। तो उसके पास दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ है अटैच होने की। तो यहाँ पे हमारे पास एक बनता है प्रोडक्ट, ये जो हमें रिएक्शन से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, जिसमें कि हमारे पास जो ये टर्मिनल वाला जो कार्बन है वो चेंज नहीं हुआ है, बस उसके साथ यहाँ पे एमाइड ग्रुप लग गया है। समझ रहे हो, ये वाला ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एमाइड में, और ये जो यहाँ पे कार्बोनाइल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, CH2 में। बी जो है वो हमें नहीं मिलता है, बी जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो हमें रिएक्शन मिक्सचर में नहीं मिलता है। लेकिन जो बी है वो बना कैसे होगा, वो ऐसे ही बनना था ना कि ये पूरा का पूरा यहाँ से शिफ्ट हो जाता, ये यहाँ से उधर चला जाता और ये यहाँ से टूट जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता है। ठीक है, साथ ही ये जो है एक और चीज़ को भी एक्सक्लूड करता है कि जो यहाँ पे ये वाली चीज़ अगर हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे आ रहा था और ये यहाँ से निकल रहा था, तो एक साइक्लिक सा ट्रांजिशन स्टेट बननी थी। लेकिन जब ये ऐसा बन ही रहा, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट जो स्टेट है वो भी नहीं बन रही होगी। ठीक है, अगर बन रही होती तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बनता, हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलता है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे नहीं बनती होगी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो रिएक्शन है वो हम सिंगली ब्रांच्ड साइड चेन पे तो सक्सेसफुली हम करवा पाते हैं। ठीक है, अच्छे से रिएक्शन हो जाती है, लेकिन अगर डबली ब्रांच साइड चेन होती है तो वो रिएक्शन नहीं होती है। तो देखो, अगर ये देखो यहाँ पे सिंगल ब्रांच है, ये ऐसे चल रही है ना, चेन चल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बीच में ब्रांचिंग है, तो ये सिंगली ब्रांच कहलाएगी। तो यहाँ पे तो रिएक्शन जो है आपकी हो रही है, यहाँ पे आपको एमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन इस केस में जहाँ पे कि डबली सब्स्टिट्यूशन हो गई, अब ये ऐसे ऐसे और ऐसे तो चली हुई है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन ये दूसरी ये, तो बोलता है जब हमारे पास डबली ब्रांच साइड चेन होती है तो उस केस में हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन नहीं होती।
एक और एविडेंस आ जाता है इसकी फेवर में, जो हमने पहले मैकेनिज्म बोला कि नहीं होती है वो चीज़ें, है ना, कि वो टूटता, अल्काइल ग्रुप जो है कम्प्लीटली टूट जाता होगा फिर वो अटैच होता होगा, तो ऐसा नहीं है। ये बोलता है कि अटैच डिटैच नहीं होता है, तो वो कैसे हम और चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला पॉइंट बोलता है कि देखिए जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन लगी होती है, ऑक्सीजनेटेड होता है वो चेन्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कार्बोनाइल ग्रुप की ही पोजीशन चेंज है, यहाँ पे फिनाइल के साथ ही लगा हुआ है, यहाँ पे फिनाइल CH2 फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फिनाइल CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो हम कार्बोनाइल ग्रुप की देखो पोजीशन चेंज है, ओके। लेकिन इन सभी कंपाउंड से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे सारी चीज़ें जो हमें ये बोल रही हैं कि डिटैच कुछ नहीं होता है यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली ऑक्सीडेशन होती होगी और रिडक्शन होती होगी, है ना, अलोंग द जो चेन है उसके। लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि ये किस तरह से होती होगी, ये भी क्लियर नहीं है। समझ के बात कि डिटैच तो नहीं होता है, लेकिन उसने एक पॉसिबिलिटी और दे दी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होते होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो होते कहाँ पे हैं, कैसे होते हैं, वो भी नहीं पता है। तो हमने उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे हो रही हैं तो ऐसा होता होगा कि जो हमारे पास कीटोन है उसमें पहले रिडक्शन होती होगी इस कार्बोनाइल ग्रुप की, ठीक है, जो कि रिडक्शन पे क्या बना देता है, CH2। कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन जब होती है तो वो क्या बना, किस में चेंज होता है, हाइड्रोकार्बन में, CH2 ग्रुप में वो कन्वर्ट होता है। और उसके बाद बोलता है कि फिर जो है वो ऑक्सीडेशन होती होगी जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। तो टर्मिनल पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, जो भी हमारे पास चेन होती है अगर उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हमारे पास बनना चाहिए था इस तरह से, ये, ठीक है, CH2 जो CO से कन्वर्ट होके फिर यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O OH। मैं फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिख रही हूँ, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि एमाइड कैसे बन रहा होगा कि क्या, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी जो है रूल्ड आउट हो जा रही है। क्यों रूल्ड आउट, ये इसीलिए हो रही है कि जो एल्काइल बेंजीन यहाँ पे अब बनेगा, ये था कीटोन, रिडक्शन हो गई तो बनेगा CH2 CH3, ठीक है। तो ये बन गया एल्काइल बेंजीन। जब इस एल्काइल बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन कराते होंगे तो ऑक्सीडेशन कराने पे तो ये पूरा का पूरा जो साइड चेन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है, CH2 COOH, है ना, या फिर यहाँ पे एमाइड बन रहा है। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है कि पहले रिडक्शन होती होगी फिर ऑक्सीडेशन होती होगी, वो भी क्या हो जाती है, रूल्ड आउट हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस विल-ग्रिट रिएक्शन का कोई भी एज सच जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो नोन नहीं है, ठीक है। तो 1923 में कार्ल किंडलर ने जो था रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म उसने कैसे प्रपोज किया, उसने इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। जो आपका विल-ग्रिट जो रिएक्शन था, कंडीशंस थी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। कैसे, बाय यूजिंग एलिमेंटल सल्फर S8 एंड ड्राई सेकेंडरी एमीन, ठीक है। सेकेंडरी एमीन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जनरली जो है सेकेंडरी एमीन यहाँ पे यूज़ की जाती है, हालांकि इसकी जगह पे प्राइमरी एमीन या फिर अमोनिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई सी एमीन लेनी है पर सेकेंडरी एमीन जो है वो प्रेफरेबल है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्वस अमोनियम पॉलीसल्फाइड, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम ये वाली रिएक्शन कंडीशंस यूज़ करते हैं तो और हीटिंग करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है थायोएमाइड डेरिवेटिव। क्या बनता है वो, थायोएमाइड डेरिवेटिव। अब इस थायोएमाइड डेरिवेटिव की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट इस केस में हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। विल-ग्रिट में जबकि हमारे पास क्या आ रहा था, एमाइड आ रहा था। एमाइड की आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, वहाँ पे एसिड ही मिलना है, क्लियर है।
तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम थायोअमाइड डेरिवेटिव। ओके, तो रिएक्शन अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए, ये सिंपल एस्टोफिनोन लिया है। अब हमने रिएक्शन कंडीशन को चेंज कर दिया है, सल्फर ले लिया है। सल्फर यहाँ पे एस लिखा है तो आप S8 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे एमीन ले ली है, सेकेंडरी एमीन। 100 डिग्री सेल्सियस थर्मल कंडीशन लिखा है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी डाउन हुआ है देखिए। ओके, तो हमारे पास क्या बनता है, ये C6H5, ये CH2 इधर को चला गया और C के साथ लग गया S सल्फर, और साथ में लग गया हमारे पास ये एमीन का NR2। क्लियर है, थोड़ा सा याद रखने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे थायोएमाइड, थायोएमाइड, है ना। अगर यहाँ पे O होता तो एमाइड होता, लेकिन सल्फर लगा है तो थायोएमाइड। ओके, साथ में वाटर निकल गया। अब ये जो थायोएमाइड बना है, ये थायोएमाइड क्या करता है, हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस, कोई सी भी हाइड्रोलिसिस आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, ये फिनाइल एस्टिक एसिड कन्वर्ट हो गया ये पूरा का पूरा किस में, COOH में, और यहाँ से H2S निकल जाता है, HNR2 निकल जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारी एमीन यहाँ पे सेकेंडरी एमीन जनरली जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मॉर्फोलिन। ओके, सेकेंडरी एमीन कौन सी यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, हम मॉर्फोलिन। तो अगर मैं मॉर्फोलिन के साथ इस रिएक्शन को लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ये एसिटोफिनोन हो गया, सल्फर हो गया, मॉर्फोलिन हो गई, तो हमारे पास क्या बन रहा है, थायोएमाइड बन रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाना है, NR2 लिखा था ना ऊपर जनरल उसमें, तो यहाँ पे मॉर्फोलिन वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ओके, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड बनेगा। क्लियर है, तो ये जो रिएक्शन है जिसमें कि हम यूज़ कर रहे हैं सल्फर विद मॉर्फोलिन, है ना, वो जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं किंडलर मॉडिफिकेशन ऑफ विलग्रेट रिएक्शन या फिर विलग्रेट किंडलर रिएक्शन। क्लियर है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है हमारे विलग्रेट रिएक्शन की, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो नोन है थोड़ा, है ना। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट होती है यहाँ पे जनरली, और हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एनामीन की हो, एनामीन, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये रिएक्शन किया गया था तो उसमें इमीन या फिर एनामीन जो है वो एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पे आइसोलेट किए जाते हैं, हुए हैं वो आइसोलेट, ठीक है। इमीन जो है वो प्राइमरी एमीन से बनता है, एनामीन जो है वो सेकेंडरी एमीन से बनती है। तो ये जो दोनों चीज़ें जो है ये यहाँ पे आइसोलेट की गई, तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन के टाइम पे ये दोनों जो है एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होते होंगे। ओके, तो अभी हम सेकेंडरी एमीन मॉर्फोलिन के साथ इस रिएक्शन को देखेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनामीन, तो हमने इनामीन बनानी है कीटोन और एमीन से। तो ये है हमारा कीटोन, ठीक है, एराइल एल्काइल कीटोन। यहाँ पे है हमारे पास मॉर्फोलिन सेकेंडरी एमीन। मॉर्फोलिन में जो नाइट्रोजन है उसके पास है लोन पेयर, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन। तो ये जो लोन पेयर है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और पाई बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन के वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन अब इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन के बन गए हैं 4 बॉन्ड्स, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन टाइप हो सकता है, ये H दे सकता है और ये H ले सकता है, तो यहाँ पे जो है H उधर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल OH, है ना, और ये मॉर्फोलिन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर है और OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट होते हैं और OH जो है वो बाहर निकल जाता है OH नेगेटिव की फॉर्म में, माइनस OH नेगेटिव। क्लियर है, तो जैसे ही OH बाहर गया तो नाइट्रोजन और इसके बीच में तो डबल बॉन्ड बना है, तो नाइट्रोजन के क्या 4 बॉन्ड बन गए, फिर से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे न्यूट्रल करना है तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो बाहर निकलेगा और इस बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो N जो हो गया वो आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इनामीन, इन इस यहाँ से और एमीन यहाँ से, तो दोनों को मिला के बन गया हमारे पास एनामीन।
क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो है वो है थायेशन। थायेशन में जो है वो अटैक होता है, एडिशन होती है हमारी सल्फ़र की, ठीक है, जिससे कि हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है एक थायो सब्स्टिट्यूटेड इमीनियम एजरिडीन, ठीक है। थायो मतलब कि वहाँ पे थायो ग्रुप होगा और इमीनियम एजरिडीन की टाइप का एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि फिर रीअरेंज होके हमें क्या देगा, थायो एमाइड देगा। क्लियर है? तो कैसे हो रहा है, ये है हमारे पास एनामीन, है ना, और ये है हमारे पास सल्फ़र। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे सल्फ़र के ऊपर, है ना। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला जो सल्फ़र बॉन्ड है वो इस वाले सल्फ़र पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे तो बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से कहाँ क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इसका जो बॉन्ड है फॉर्मेशन किसके साथ हो गई, सल्फ़र के साथ। ये जो सल्फ़र और सल्फ़र बॉन्ड है ये टूट गया, यहाँ वाला बॉन्ड टूट गया, लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए हैं, तो 2 2 4 और 2 जो नए आए वो 6, तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे H है वो अपने इलेक्ट्रॉन CH का बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो गया है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, ओके। और जो H यहाँ से निकला था वो इस S नेगेटिव के पास यहाँ पे चला गया। क्लियर है? अब क्या होगा कि जो हमारे सल्फ़र है, सल्फ़र के पास है लोन पेयर्स, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फ़र ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब जो हमारे पास मॉर्फोलिन है वो एक H लेकर के एक एसिडिक फॉर्म में भी रहती है, ऐसे ही बेस है, लेकिन क्या हो गया, जब उसके पास H है एक्स्ट्रा तो वो एसिड की फॉर्म में एसिड की तरह बिहेव करती है और H पॉजिटिव जो यहाँ पे देगी, तो यह नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। क्लियर है? और सल्फ़र के ऊपर है अभी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो डबल बॉन्ड है सल्फ़र का ये सल्फ़र को वापस देगा अपने इलेक्ट्रॉन। क्यों हुआ ये हुआ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से, ठीक है। लोन पेयर्स की यहाँ पे आए और इसने आगे भेजा, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह से एक स्पीसीज बन गई। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड फिर से बन गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। 3 मेंबर्ड रिंग है, ये थायो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने बोला थायो सब्स्टिट्यूटेड इमीनियम एजरिडीन, नाइट्रोजन है तो इसलिए ये एजरिडीन टाइप की जो है वो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है। क्लियर? तो जब ये एजरिडीन यहाँ पे बन गया तो अब देखो ये 3 मेंबर रिंग है, ये स्टेबल तो होती नहीं है, स्टेबल नहीं है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। तो ओपन कैसे होगा, मॉर्फोलिन जो है वो अपने लोन पेयर देगा और इस H को अपने साथ ले जाएगा। क्लियर है? तो ये जो यहाँ वाला बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो उससे क्या हुआ, रिंग स्ट्रेन जो था वो ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बन गया, देखो ये टूट गया तो यहाँ पे क्या है CH C6H5, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, और ये जो मॉर्फोलिन था वो अब इस वाली कार्बन पे शिफ्ट हो गया। पहले कहाँ था, देखो इस कार्बन पे था। क्लियर है? अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया है हमारे पास, सॉरी अभी आपने देखा नहीं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो जब ये रिंग ओपन हुआ तो अब ये वाले C6H5 यहाँ पे हैं, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और मॉर्फोलिन जो पहले इस कार्बन पे था C6H5 वाली कार्बन के साथ, अब वो दूसरी वाली कार्बन पे पहुँच गया है, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट हुई एक तरह से, ओके। अब क्या होगा कि अभी भी जैसे यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो वो दे सकता है लोन पेयर। जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे मॉर्फोलिन ने H लिया था उससे एक H लेके उस H को यहाँ पे लगा सकते हैं।
ठीक है। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि इस H को यहाँ शिफ्ट किया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे इसको कर सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन थी उसके ऊपर 2 H लग गए हैं, है ना। पहले यहाँ मॉर्फोलिन थी, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड होता ना जहाँ से मॉर्फोलिन लग गई थी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास डबल H आ गए हैं, है ना। तो अब जहाँ पे सल्फर था, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ था, मॉर्फोलिन इस वाली कार्बन पे आ चुकी थी। तो अब क्या है, ये हमारे पास सल्फर का जो है वो रिंग है, रिंग वाले सल्फर हैं ये। तो 8 सल्फर्स थे ना ये, 1 2 5 7 8, है ना। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। तो ये जो लास्ट टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल सल्फ़र है, ये अपने लोन पेयर्स जो हैं इस वाले का सल्फ़र को देती है। जैसे ही वो यहाँ पे देती है तो ये इधर अपना जो है वो बॉन्ड शिफ्ट कर देती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये 7 मेंबर रिंग बन जाती है। ये क्या बन जाती है यहाँ पे, 7 मेंबर। ओके, तो S7 बाहर निकल जाएगा, साथ में H होगा यहाँ पे, है ना। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये हमारे पास बन गया थायो डेरिवेटिव, हो गया ना। इसने यहाँ दे दिया अपना, इसका पॉजिटिव ख़त्म हो गया, ये बाहर निकल गया, तो ये थायो डेरिवेटिव बन गया एमाइड, थायोएमाइड, है ना। अब ये जो थायोएमाइड है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाती हूँ, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये थायोएमाइड डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस का किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये है हमारा मैकेनिज्म विलग्रेट केंडलर रिएक्शन का। ओके, अब इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। फीचर क्या मतलब कि कहाँ कहाँ ये रिएक्शन कैसे हो सकती है ना। तो फर्स्ट फीचर है कि जो एराइल एल्काइल कीटोन ये ब्रांचड भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दिए हैं, है ना। सिंपली CH3 भी हो सकता है या फिर C के साथ CH3 ऐसे भी लगे हुए भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो रिएक्शन है इसको हम बेनाइलिक और इथेनाइलिक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी करवा सकते हैं, और साथ से एलिफेटिक कीटोन्स को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जैसे कि हमारे पास एराइल ग्रुप और यहाँ पे कीटोन होना था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्केनाइल ग्रुप है ना। तो ये दोनों भी जो है वो इस रिएक्शन को देते हैं और यहाँ पे थायो डेरिवेटिव जो है वो थायोएमाइड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है कि मान लो अगर मेरे पास जो है 2 अनसिमेट्रिकल डाई एल्काइल कीटोन्स लगे हैं, सिंपल सा मैंने एलिफेटिक लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे एरोमेटिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि अगर मेरे पास बोलता है कि अनसिमेट्रिकल है तो जो रिएक्शन है वो कहाँ को होगी, मतलब कि जो एमाइड ग्रुप है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इस साइड को होगा कि यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एमाइड ग्रुप उस साइड को शिफ्ट होगा जहाँ पे कि उसको कम कार्बन मिलते हों, तो यहाँ पे आपके कार्बन का, ठीक है। तो इस तरफ कोई रिएक्शन होगी, शिफ्ट होता नहीं है, हमें लगता है कि शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये आपका जो है वो रिएक्शन होता है। तो आई होप कि आपको विलग्रेट रिएक्शन और विलग्रेट केंडलर रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।